प्रतापगंज नामक एक गांव में मनोरमा नाम की एक बूढ़ी औरत अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसके क्रूर बेटे मनोज और बहू कविता ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। मनोरमा दूर एक झोपड़ी में अकेली ही रहती थी और अपने हाथों से रोटी और सब्जी बनाकर गांव में ही ठेला लगाकर बेचती थी। रोटियां ले लो रोटियां, आपकी पसंदीदा सब्जी संग खाने के लिए दादी की रोटियां। दादी जी, आपके हाथ की रोटियां तो बेमिसाल हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई इतनी लाजवाब और स्वादिष्ट रोटी नहीं खाई। आहा, वाकई में मजा ही आ गया। धन्यवाद बेटा, ये लो और रोटी लो। चाहिए तो पैसे कम देना, लेकिन पेट भर के ही खा के जाना। मनोरमा का दिल बहुत साफ था। वह सबका हमेशा अच्छा ही सोचती थी, इसलिए सभी ग्राहक उसी के पास ही रोटियां खाने आते। मनोरमा अच्छे पैसे कमाती और अपना गुजारा करती। अपनी माँ की बढ़ती तरक्की देखकर एक दिन मनोज और कविता मनोरमा के पास आते हैं। अरे माँ, मैंने सुना है कि आप बहुत पैसे कमाती हैं और अपने बेटे को बताया भी नहीं। माँ, आप तो बहुत ही मतलबी हो। आपका बेटा यहाँ एक एक रुपए को तरस रहा है और आप अकेली मजे कर रही हो। ओ माँ जी, चुपचाप जितने पैसे छुपा के रखे हैं ना अपनी अलमारी में, सारे के सारे हमें दे दो, वरना बहुत बुरा होगा, कहे दे रही हूँ। नहीं, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जिस बेटे को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी और तुम दोनों को 1 रुपया तक नहीं दूंगी। देख माँ, एक बार मैंने कह दिया ना सो कह दिया। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, वो भी अभी के अभी। कहा ना मैंने, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं देने वाली। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। मेरे घर में अब तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं। माँ, तू इसे घर कहती है? ये तो झोपड़ी है, झोपड़ी। तभी अचानक मनोज अपनी माँ मनोरमा को धक्का दे देता है और मनोरमा जमीन पर गिर जाती है और मनोरमा के एक हाथ में मोच आ जाती है। मनोज और कविता दोनों मनोरमा के सारे पैसे निकालकर भाग जाते हैं और मनोरमा कुछ नहीं कर पाती है। अरे नहीं, मेरी मेहनत की कमाई ले गए सारी और मेरा हाथ भी मोड़ दिया। अब मैं रोटियां कैसे बनाऊंगी? एक हाथ से कैसे अपना पेट पालूंगी? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हाथ, अब मैं क्या करूंगी? धीरे धीरे मनोरमा की तबीयत खराब होने लगती है और एक हाथ से काम भी नहीं कर पाती है। वो अकेली ही दुखी होकर बिस्तर पर पड़ी रहती है। हे भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे 1 गिलास पानी तक देने के लिए कोई नहीं है। ये कैसा जीवन पाया है मैंने। मनोरमा जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैदान में लगे एक पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ पर लगे फल तोड़ने की कोशिश करती है। मुझे बहुत भूख लगी है, कम से कम एक फल तो टूट जाए, वरना मैं भूखे ही मर जाऊंगी। बहुत मेहनत के बाद भी मनोरमा फल नहीं तोड़ पाती है और बहुत उदास हो जाती है। लगता है आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना होगा। खैर, अब क्या करूं, घर जाती हूँ। उदास मन से मनोरमा घर जा रही होती है। तभी वह देखती है एक बच्ची गड्ढे में गिरी हुई है और वह मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं इस गड्ढे में फंस गई हूँ, कोई मुझे बचाओ। तभी मनोरमा उस गड्ढे के पास जाती है और उस बच्ची से कहती है, घबराओ मत बेटी, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मनोरमा उस बच्ची को बचाने की चाह में अपने हाथ का दर्द भी भूल जाती है और मोच लगे हुए हाथ से ही उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से बाहर निकाल देती है।
तभी अचानक देखते ही देखते वो बच्ची एक परी बन जाती है, जिसे देख मनोरमा चकित रह जाती है। अरे ये क्या, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? क्या तुम सच में एक परी हो? हाँ मनोरमा, मैं एक परी हूँ और मैं परी लोक से खास तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम हमेशा से ही बच्चों से प्यार और उनकी मदद करती आ रही हो और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मनोरमा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे दुष्ट बेटे और बहू ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत किया है। मुझे पता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, जिस कारण तुम रोटियां भी नहीं बना पा रही हो। इसलिए ये लो, ये जादुई आटा है। जादुई आटा? मतलब परी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या सच में परी? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम इस आटे को जितना मर्जी चाहे उतना इस्तेमाल कर सकती हो। ये कभी नहीं घटेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। एक बूढ़ी औरत की इतनी मदद करके तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। परी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे दामन में हमेशा खुशियां यूं ही बनी रहें। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। फिर मनोरमा घर जाकर उस आटे से रोटियां बनाती है और सारी रोटियां सोने की हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। ये सारी रोटियां जादुई सोने की रोटियां हैं। धीरे धीरे मनोरमा बहुत अमीर हो जाती है और खुश रहने लगती है और साथ ही लोगों की मदद भी करती है। सोनपुर नामक एक गांव में गायत्री अपने छोटे बेटे नील के साथ रहती है। गायत्री एक विधवा होती है। उसके पति प्रीतम लाल का 6 साल पहले देहांत हो गया था। अब अपने बेटे का और अपना पेट पालने के लिए गायत्री समोसे बना बनाकर अपने ठेले पर बेचती। समोसे ले लो समोसे, गरम गरम खस्तेदार और कुरकुरे समोसे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। समोसे ले लो समोसे, ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे, ले लो समोसे, ले लो समोसे। आहा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। मुझे 5 समोसे पैक कर दो और पार्सल दे दो। मुझे ना 2 समोसे देना अभी खाने के लिए, और हाँ, चटनी भर भर के डालना, उसमें कोई आनाकानी मत करना। गायत्री दिन रात मेहनत करके समोसे बेचती और पैसे कमाती। उसके हाथ के समोसे सभी को पसंद होते। जो भी ग्राहक उसके ठेले पर समोसा खाने आता, समोसा खाकर उसका मन खुश हो जाता और वो गायत्री की खूब प्रशंसा करता। नील को भी गायत्री के हाथ के बने समोसे बहुत पसंद होते। माँ, आपके हाथ के समोसे में जो स्वाद है वो स्वाद पूरी दुनिया के किसी भी समोसे में नहीं होगा। इसीलिए तो पूरा गांव आपके समोसे का फैन है। हाँ हाँ, खा चुपचाप, कुछ भी बोलता है पगला। ये ले और ले। सब कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से गायत्री की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो लगातार खांसने लगती है। नील ये सब देखकर घबरा जाता है। वो गायत्री को फौरन पानी देता है। ये लो माँ, पानी पियो। ना बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले चल, डॉक्टर साहब के पास। ठीक है माँ। नील गायत्री को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ जाने के बाद डॉक्टर गायत्री का चेकअप करते हैं और बताते हैं, नील बेटा, तुम्हारी माँ को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है, यानी फेफड़ों का इन्फेक्शन। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने तो चूल्हे के पास बैठकर चूल्हा फूंकना भी बंद कर दिया है, फिर भी फेफड़ों में इन्फेक्शन। फेफड़ों का इन्फेक्शन तो तब भी हो सकता है जब हमारे सांस के जरिए धूल मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस हमारे फेफड़ों तक जाएं। हमें जल्द से जल्द तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान भी जोखिम में आ सकती है। ठीक है, आप इलाज कीजिए, ऑपरेशन कीजिए।
ऑपरेशन तभी शुरू होगा जब पैसों का इंतजाम होगा। पूरे 50,000 रुपये लगेंगे ऑपरेशन के लिए। क्या 50,000? लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? नील इतनी बड़ी रकम सुनकर एकदम से चौंक जाता है और काफ़ी चिंताग्रस्त भी हो जाता है। वो पूरे गांव में दर दर यहाँ से वहाँ भटकता फिरता है, कई लोगों से पैसे की मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी 1 रुपए की मदद तक नहीं करता। वो निराश होकर सड़क पर चल रहा होता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? जितने भी पड़ोसी और पहचान वाले लोग थे, सबसे मैंने पैसों की मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरा तो इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। अब मैं किसके पास जाऊं? क्या करूं? कैसे लाऊं 50,000 रुपये? हे भगवान जी, मदद करो, मदद करो भगवान जी। नील परेशान होकर चल ही रहा होता है कि तभी उसका एक पैर पत्थर से टकरा जाता है। इस पत्थर को बीच सड़क पर क्यों रखा है? कोई गाड़ी इस पत्थर से टकरा गई तो खामखा उस बेचारे गाड़ी वाले की गाड़ी खराब हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे यहाँ से उठाकर सड़क के किनारे रख देता हूँ ताकि किसी को इसके कारण परेशानी ना हो। नील उस पत्थर को अपने हाथों से उठाकर सड़क के किनारे रख देता है और तभी वो पत्थर एक परी में परिवर्तित हो जाता है और परी को देखकर नील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, एक परी? हाँ, मैं एक परी हूँ और मैं दुखी और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी माँ गायत्री समोसे वाली बहुत बीमार है ना, और उसके ऑपरेशन के लिए बहुत खर्चा भी लगने वाला है, और इसी के चलते तुम इतने चिंतित हो ना। हाँ परी, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं कराया तो उनकी जान भी खतरे में जा सकती है। मेरी मदद करो परी। घबराओ मत नील, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू करती है और वहाँ पर एक जादुई समोसे का पेड़ उगाती है और उस पेड़ को देखकर नील एकदम से चकित रह जाता है। अरे वाह, एक जादुई समोसे का पेड़! ये तो गजब हो गया। हाँ, ये एक जादुई समोसे का पेड़ है जिससे तुम जितने समोसे तोड़ते जाओगे इस पर और भी ज़्यादा समोसे उगते जाएंगे। अनगिनत समोसे जो कभी उगना बंद नहीं होंगे, और इनका स्वाद भी तुम्हारी माँ के हाथ के बने समोसे की तरह ही है। आजमाना हो तो एक समोसा तोड़ो और चख कर देखो। नील उस पेड़ से एक समोसा तोड़ता है और उसे खाता है। अरे वाह, ये तो मेरी माँ के हाथ के बने समोसे जैसा ही है। ये तो एक चमत्कार से कम नहीं। धन्यवाद परी, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। नील उस जादुई समोसे के पेड़ से समोसे तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने लग जाता है। समोसे ले लो, समोसे ताजे ताजे गर्मा गर्म, लाजवाब समोसे, समोसे ले लो, समोसे स्वादिष्ट समोसे। थोड़ी ही देर में ठेले पर कई लोगों की भीड़ जम जाती है और सभी समोसे खरीदते हैं। वाह, क्या स्वाद है इन समोसों का! मजा आ गया। ये तो बिल्कुल तुम्हारी माँ गायत्री बहन के समोसे जैसे बने हैं। मुझे एक और दे दो। ऐसे ही नील ढेर सारे समोसे बेचता और खूब पैसे कमाता। उसी दिन उस गांव में एक अमीर आदमी आता है और वो नील के समोसों को चखता है और उन्हें चखने के बाद उसे वो समोसे बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या समोसे हैं! सच में दिल खुश हो गया। मुझे 500 समोसे चाहिए कल सुबह। मेरा एक आश्रम है जहाँ मैं सभी अनाथ बच्चों को भी ये स्वादिष्ट समोसे बंटवाऊंगा। ठीक है साहब। नील उस जादुई समोसे के पेड़ से कहता है, हे जादुई समोसे के पेड़, मुझे 500 समोसे चाहिए। तभी जादुई समोसे के पेड़ पर 500 समोसे उगते हैं और नील उन्हें तोड़ने लग जाता है। और तभी गांव के 2 चोर उसे ये सब करते देख लेते हैं
और उसके जाने के बाद वो दोनों भी उस जादुई समोसे के पेड़ के पास आते हैं। तो वो जादुई लड़का इस जादुई समोसे के पेड़ से समोसे तोड़कर बाजार में समोसे बेचता है। अब हम भी इस पेड़ के समोसे तोड़ेंगे और समोसे बेचेंगे। अब से चोरी बंद। इसी बहाने थोड़े से पाप भी धुल जाएंगे हमारे। दोनों चोर उस पेड़ से समोसे तोड़ने जाते हैं। तभी पेड़ क्रोधित हो जाता है और कहता है, दुष्ट चोरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर से समोसे तोड़ने की? मैं सिर्फ उन लोगों की ही मदद करता हूँ जो लोग मन के साफ होते हैं, तुम जैसे मूर्ख चोरों की नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जादुई समोसे के पेड़ से एक रोशनी उजागर होती है और पेड़ उन दोनों चोरों को श्राप देता है और पत्थर बना देता है। और वहीं दूसरी ओर नील 2 दिन में ही 50,000 रुपये कमाकर अपनी माँ गायत्री का ऑपरेशन कराता है और फिर दोनों माँ बेटे जादुई समोसे के पेड़ की मदद से एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं।